श्वसन की कार्यकी के अंदर पिछले लेक्चर में हमने गैसों का परिवहन टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम ऑक्सीजन के परिवहन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमें CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के बारे में स्टडी करना है। अब CO2 के परिवहन में सबसे पहले हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से है उसके बारे में हमें जानना है। उसके बाद CO2 का परिवहन किस तरह से होगा उसके बारे में हम जानेंगे। तो हम सबको पता है जो कोशिकीय श्वसन है, कोशिकीय श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जैसे ग्लूकोज का हम एग्जाम्पल ले, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा जाता है और एनर्जी प्राप्त की जाती है। तो ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन में तोड़ते हैं एनर्जी मिलेगी हमें, लेकिन उसके साथ में CO2 भी बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। जो CO2 है वो एक प्रकार की हार्मफुल गैस है, बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसलिए इसको बाहर निकाला जाना आवश्यक होता है। तो CO2 आती कहाँ से है, इसका सिंपल सा कोशिकीय श्वसन की जो प्रोसेस है उसमें ग्लूकोज की रिएक्शन ऑक्सीजन से हुई, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने तोड़ा, CO2 H2O और क्या मिलेगी, एनर्जी या ऊर्जा। तो टिश्यूज़ के अंदर, ऊतक के अंदर या कोशिका के अंदर CO2 किस प्रोसेस के द्वारा उत्पन्न हो रही है, कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन के द्वारा CO2 का प्रोडक्शन होता है, ये CO2 प्रोडक्शन। CO2 बॉडी के लिए हार्मफुल गैस है, इसलिए इसे बाहर निकाला जाना आवश्यक होता है, इसीलिए इसका ट्रांसपोर्टेशन परिवहन किया जाता है। अब ये जो CO2 बनी है इसका ट्रांसपोर्टेशन परिवहन 3 तरीके से होता है, यानी CO2 का जो परिवहन है 3 प्रकार से होगा। सबसे फर्स्ट इसका टाइप है 7% जो CO2 है उसका परिवहन, 7% जो CO2 है उसका परिवहन ब्लड के प्लाज्मा द्वारा होता है। प्लाज्मा में घुलित अवस्था में होगा, प्लाज्मा में घुलित अवस्था में, यानी 7% जो CO2 है, टोटल CO2 जो बन रही है उसमें से 7% CO2 ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा उसके अंदर घुल जाती है और इसका परिवहन 7% CO2 का प्लाज्मा में घुलित अवस्था में होगा। 23% CO2, 23% CO2 का परिवहन RBC द्वारा होता है। RBC में भी हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन इसके साथ जुड़कर कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है, उसके रूप में होगा। तो 23% CO2 RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन द्वारा परिवहित होती है। किस रूप में होगी, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में परिवहित होगी। ठीक है, 30% हो गए, 30% CO2 का परिवहन इस तरह से होगा। नेक्स्ट जो 30% CO2, सॉरी 70% जो CO2 है उसका परिवहन प्लाज्मा द्वारा होगा, लेकिन बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में होगा। प्लाज्मा द्वारा बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में, प्लाज्मा द्वारा बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में होगा, बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में।
तो सिंपल सा पहला हमें क्या याद रखना है, CO2 आई कहाँ से है, कोशिकीय श्वसन से बनी। कोशिकीय श्वसन में एनर्जी मिल रही है, CO2 रिलीज हो रही है। CO2 को एक हार्मफुल प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए टिश्यू से लंग तक लाना है तो इसका परिवहन ट्रांसपोर्टेशन होगा। 7% CO2 प्लाज्मा में घुल जाती है, प्लाज्मा के अंदर मिक्स हो जाएगी और इसका परिवहन हो जाता है। 23% CO2 RBC में जो हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है वो CO2 के साथ जुड़ेगा, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बनाएगा और इस रूप में CO2 का परिवहन होगा। बची हुई 70% जो CO2 है उसका परिवहन प्लाज्मा द्वारा बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में होता है। और ये जो 70% CO2 है इसमें RBC की भी प्रमुख भूमिका होती है, RBC की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, यानी इसके परिवहन के अंदर RBC एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब RBC क्यों इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि RBC के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है RBC में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, शॉर्ट में इसे हम बोल सकते हैं CAH, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो RBC में है वह प्लाज्मा द्वारा बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में CO2 के परिवहन में हेल्प करता है, CO2 के परिवहन में सहायता करता है। कैसे सहायता करेगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम क्या करता है, जो CO2 है उसको H2O के साथ जोड़कर कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ये कार्बोनिक अम्ल हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में टूटता है। इस बाइकार्बोनेट आयन को RBC से फिर प्लाज्मा में डाला जाता है। प्लाज्मा में Na+ आयनों के साथ ये बाइकार्बोनेट आयन जुड़ते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा और इस सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में ऊतकों से CO2 को कहाँ तक लेकर जाया जाता है, वायु कोशिकाओं तक। इस तरह से कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इसका परिवहन करता है। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम सबसे तेज स्पीड से काम करने वाला एंजाइम है। सबसे पहला पॉइंट इसका याद रखना है, इसके द्वारा बहुत तेज गति से काम किया जाता है। अब इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को प्लाज्मा में ही क्यों नहीं डाला गया, उसका रीज़न ये है, प्लाज्मा के अंदर यदि ये होता, प्लाज्मा में मिलता है बहुत कम मात्रा में मिलेगा, RBC में बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा, प्लाज्मा में बहुत कम क्वांटिटी में ये पाया जाएगा। तो इसको प्लाज्मा में क्यों नहीं डाला, क्योंकि यदि प्लाज्मा में इसको डाल देते कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को, तो ये एंजाइम क्या करता, ब्लड का जो pH है जो 7.3 से 7.4 है उसके अंदर चेंज कर देता, उसके अंदर परिवर्तन ला देता। ब्लड के pH में यदि चेंज हो जाता, ब्लड का यदि pH बदल जाता तो बहुत सारी जो क्रियाएं हैं, आयनों का बैलेंस बिगड़ जाता, जैसे सोडियम आयनों का, पोटेशियम आयनों का बैलेंस कम हो जाता, ज़्यादा हो जाता। दूसरा, ब्लड में जो प्रोटीन पाए जा रहे हैं वो सही प्रकार से काम नहीं कर पाते क्योंकि वो pH के लिए सेंसिटिव होते हैं। इसलिए ये व्यवस्था इनके अंदर की गई है कि RBC के अंदर इस एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को रखा गया है। काम क्या करता है, बेसिकली ये जो CO2 है H2O के साथ जोड़ेगा, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बनाएगा और इस कार्बोनिक अम्ल को H+ HCO3- आयनों में तोड़ता है। तो ये जो वर्क है, ये काम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। CO2 H2O, H2CO3 में बदलना है, CH ये काम करेगा। H2CO3 को H+ HCO3- के अंदर तोड़ना है, यहाँ भी ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम करेगा। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं, यहाँ पर जो हमने सिंबल लगाया उत्क्रमणीय है, इसको ये इसमें भी तोड़ सकता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इनको मिलाकर ये भी बना सकता है। इसी तरह से
CaH जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज H2CO3 को H प्लस SCO3 माइनस हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में तोड़ सकता है। इन दोनों को मिलाकर ये एंजाइम H2CO3 का फॉर्मेशन भी कर सकता है, कार्बोनिक अम्ल को भी बना सकता है। ये तो CO2H2O है, ये कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक अम्ल है। कार्बोनिक अम्ल को जब ये तोड़ेगा, एक तो कौन सा आयन बना हमारे पास, हाइड्रोजन आयन। फर्स्ट तो आयन बना है हाइड्रोजन, और सेकंड कौन सा आयन बनता है, बाइकार्बोनेट। इन आयनों का फॉर्मेशन होगा, ये आयन बनते हैं। इस बाइकार्बोनेट को सोडियम के साथ जोड़ दिया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। प्लाज्मा में सोडियम बाइकार्बोनेट जब आ गया है, इस सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 का परिवहन वायु कोशिकाओं तक किया जाता है और वहाँ जाकर ये वापस CO2H2O में डिवाइड हो जाता है। CO2 को बाहर फिर कोशिका जो है या वायु कोशिकाएँ जो है उनसे बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। तो तीन बातों का हमें इसके अंदर याद रखना है। इसको 7% CO2 का परिवहन प्लाज्मा में घुल के हो जाएगा। 23% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ती है, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बनाती है, उस रूप में उसका परिवहन होगा। बाकी 70% जो CO2 है वो बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में इसका परिवहन होता है, प्लाज्मा द्वारा होगा। और प्लाज्मा द्वारा परिवहन में RBC एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। RBC क्यों इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि RBC के अंदर अत्यधिक मात्रा में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम उपस्थित है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज को प्लाज्मा में क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि यदि ये प्लाज्मा में रहता तो ब्लड का pH चेंज कर देता। ब्लड के pH में चेंजेज आते तो ब्लड के अंदर जो प्रोटीन है जो pH के लिए सेंसिटिव है वो काम नहीं कर पाते, ब्लड के अंदर आयनों का बैलेंस बिगड़ जाता। इसलिए इसे प्लाज्मा में बहुत कम मात्रा में रखा गया है। RBC के अंदर इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज को रखा गया है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज का काम क्या है, इसका CO2 और H2O को जोड़कर H2CO3 बनाता है। H2CO3 को तोड़कर हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन या निर्माण ये कर सकता है। इन्हीं की उल्टी प्रोसेस भी ये कर सकता है, H प्लस SCO3 को मिलाकर कार्बोनिक अम्ल बना सकता है और कार्बोनिक अम्ल को CO2 और H2O के अंदर तोड़ सकता है। ये जो प्रोसेस है टिश्यूज़ के अंदर होगी, इसी की जस्ट अपोजिट प्रोसेस जो है वायु कोशिकाओं के अंदर होती है। तो यहाँ तक हमने 3 प्रकार से परिवहन होता है इसको समझा है। अब किस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं परिवहन को, उसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे कि इसके अंदर किस किस प्रकार का चेंजेज इसके अंदर पाए जाते हैं। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें, जैसे ये जो परिवहन है प्लाज्मा के द्वारा किस प्रकार से हो रहा है या CO2 का टोटल परिवहन किस तरह से होगा, इसको हम एक डायग्राम से समझा सकते हैं। अब डायग्राम के अंदर क्या है, एक पार्ट हम टिश्यू वाला लेंगे जहाँ टिश्यू में गैसों का एक्सचेंज हो रहा है, दूसरा पार्ट हम वायु कोशिका वाला लेंगे, एल्वियोलाई वाला लेंगे, वायु कोशिका के अंदर क्या चेंजेज आ रहा है। तो इसके अंदर क्या है, एक पार्ट इसमें बीच वाला ये हिस्सा है ऊतकों में या सेल के अंदर गैसों का विनिमय, ऊतक में गैसों का विनिमय, गैस एक्सचेंज, ऊतक के अंदर होने वाला गैस एक्सचेंज। इधर वायु कोशिका में गैस विनिमय, वायु कोशिका में गैस विनिमय। अब इसमें ये जो हमने हिस्सा बनाया रेड कलर से RBC को शो करता है, ये RBC है। बाकी जो पार्ट है वो प्लाज्मा है। जैसे ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोल सकते हैं प्लाज्मा, ये प्लाज्मा वाला हिस्सा है, इधर भी ये प्लाज्मा वाला हिस्सा है,
ब्लड का लिक्विड पार्ट, ये जो पार्ट हमने बनाया है ये है आरबीसी, इसको हम नीचे लिख देते हैं, ये है आरबीसी, ये आरबीसी वाला हिस्सा है। ठीक है, ब्लड के पार्ट लिखे हैं या प्लाज्मा पार्ट, और दूसरा कौन सा पार्ट लिखा है, आरबीसी पार्ट। सबसे पहले 7% जो CO2 है, टिश्यू के लेवल पर हम बात करें, ऊतक के लेवल पर 7% जो CO2 है, 7% CO2 का परिवहन, 7% CO2 प्लाज्मा में किस अवस्था में होती है, प्लाज्मा में घुलित अवस्था में, प्लाज्मा में घुलित अवस्था में इसका परिवहन हो गया। अभी बताया था मैंने, जब ऊपर पढ़ा है हमने, अभी जस्ट पढ़ा है कि 7% CO2 प्लाज्मा में घुल जाती है और इसके द्वारा टिश्यू से आगे इसका क्या होगा, परिवहन होगा। सेकंड, 23% जो CO2 है, 23% CO2 का परिवहन कैसे होगा, 23% CO2 का परिवहन CO2 प्लस HB हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगी, HbCO2 बनेगा, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बनेगा, 23% का HbCO2 के फॉर्म में हो गया। अब यहाँ दोनों के अंदर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7% प्लाज्मा में घुल जाएगी, 23% जो है वो CO2 किसके साथ अटैच हो जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है, और इसका परिवहन HbCO2 के रूप में कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में हो जाता है। अब बची हुई 70% जो CO2 है, 70% CO2 अब बची है, इसका परिवहन किस तरह से होगा, इसके अंदर क्या प्रोसेस होगी, अभी हमने एक एंजाइम पढ़ा था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एंजाइम क्या करता है, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है, आरबीसी के अंदर अत्यधिक मात्रा में है, तो ये एंजाइम क्या करेगा, CO2 और H2O को जोड़कर, इसमें सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी, CO2 और H2O को जोड़ा, आरबीसी के अंदर ये सारी प्रोसेस होगी, ये ध्यान रखना है। इनसे बन गया H2CO3, CO2 और H2O को जोड़कर क्या बना दिया इसने, कार्बोनिक अम्ल का फॉर्मेशन कर दिया। ये कार्बोनिक अम्ल H प्लस और HCO3 माइनस आयन के अंदर डिवाइड होगा, दो पार्ट के अंदर ही डिवाइड हो गया, H प्लस हाइड्रोजन आयन, HCO3 माइनस, ये कौन से आयन होते हैं, बाइकार्बोनेट आयन। इसके बाद इसी समय पर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, जिसको हम बोल सकते हैं HbO2, HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन से अलग होगा, Hb प्लस ऑक्सीजन, टिश्यू के अंदर होने वाली ये प्रोसेस है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी जब ऑक्सीजन को लेकर हीमोग्लोबिन टिश्यू तक पहुंचा है, वहां जाकर ये CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, PCO2 ज़्यादा है, इसलिए ये ऑक्सीजन के पास से हट जाता है। ये प्रभाव हमने पढ़ा था बोहर प्रभाव के नाम से, पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। तो HbO2 Hb और ऑक्सीजन दोनों से क्या हो गए, अलग हो गए। अब करना क्या है, ये जो H प्लस आयन HCO3 माइनस आयन है, आरबीसी इन HCO3 माइनस आयनों को प्लाज्मा में भेज देती है। इन बाइकार्बोनेट आयनों को आरबीसी के द्वारा किस में भेज दिया जाएगा, प्लाज्मा में। क्यों भेजा जा रहा है, क्यों इसको बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि यदि और हाइड्रोजन आयन इसके अंदर आए तो ये HCO3 और H प्लस आपस में जुड़कर H2CO3 को बना देंगे, जिसके कारण जो आरबीसी है उसका मीडियम भी एसिडिक हो जाएगा, अम्लीयता बढ़ जाएगी, जो नुकसानदायक है। अब HCO3 को बाहर निकाला, HCO3 बाहर निकलेगा, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक नेगेटिव आयन, यदि नेगेटिव आयनों को हम बाहर निकालते जाएंगे तो बाहर प्लाज्मा में नेगेटिव आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। नेगेटिव आयनों की संख्या बढ़ेगी तो जो झिल्ली होती है, कोशिकाओं की जो झिल्ली होती है, उनके पोटेंशियल के अंदर डिफरेंस आ जाएगा और वो सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगी। इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया है
प्लाज्मा के अंदर Cl माइनस आयन प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा वाला पार्ट है पूरा बचा हुआ, ये रेड वाला जो आरबीसी वाला है, प्लाज्मा में Cl माइनस है। कहाँ से आए? जो हम सोडियम क्लोराइड खाते हैं, नमक जो खाते हैं, उसका फॉर्मूला है NaCl, Na प्लस आयन Cl माइनस आयन, तो वहाँ से वो Cl माइनस आयन आते हैं। अब Cl माइनस आयन जो है उनको तो अंदर लाया जाता है और इनके बदले में HCO3 माइनस आयनों को कहाँ पर पहुँचा दिया जाता है? प्लाज्मा के अंदर पहुँचा दिया जाता है। और ये Cl माइनस आयन, बाइकार्बोनेट आयन, इनका जो एक्सचेंज हो रहा है यूनिपोर्ट एक्सचेंज है। यूनिपोर्ट क्या बोला है? एक आयन को अंदर ले रहे हैं, उसके बदले में दूसरा आयन बाहर निकाल रहे हैं। इसलिए आयनों के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। भाई एक नेगेटिव बाहर निकाला, दूसरा नेगेटिव अंदर ले लिया, आयन की कंसंट्रेशन समान रहेगी। सेकंड, बाइकार्बोनेट आयन इसमें बाहर जा रहे हैं, Cl माइनस आयनों को हम अंदर ग्रहण कर रहे हैं। इस घटना को क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। यानी क्लोराइड शिफ्ट कौन सी प्रोसेस या कौन सी घटना है जिसमें प्लाज्मा में उपस्थित Cl माइनस आयनों को आरबीसी में अंदर लिया जाता है और आरबीसी में उपस्थित बाइकार्बोनेट आयनों को बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर ये बाइकार्बोनेट आयन क्या करेगा? प्लाज्मा में जो Na प्लस आयन उपस्थित है उन Na प्लस आयनों के साथ जुड़कर सोडियम बाइकार्बोनेट बना देगा। तो ये घटना याद रखनी है। आगे हम पढ़ेंगे क्लोराइड शिफ्ट। सिंपल्स ऑफ क्लोराइड शिफ्ट क्या है? प्लाज्मा से Cl माइनस आयन आरबीसी में आते हैं, आरबीसी से बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में जाते हैं। इसी घटना को क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। इसी घटना को हैमबर्गर फिनोमिना कहते हैं। हैमबर्गर परिघटना भी इसे ही कहा जाता है। अब ये वाले आयन का तो हो गया कि Cl माइनस अंदर ले लिया, HCO3 माइनस बाहर निकाल दिया। बाहर ये सोडियम से जुड़ गया, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में रहेगा और प्लाज्मा के थ्रू इसको फिर वायु कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाएगा। H प्लस आयन जो है इनको कंट्रोल करने का तरीका क्या होता है? ये H प्लस आयन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेंगे, HBH बना देंगे। हीमोग्लोबिन के साथ H प्लस आयनों को जोड़ा, हाइड्रोजन आयनों को जोड़ा, HBH और O2 बन जाएगी। O2 को टिश्यू अपने काम में ले लेंगे तो HBH यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस ब्लड के प्लाज्मा भाग के अंदर होगी। हैमबर्गर जो परिघटना है वो क्लोराइड विस्थापन है वो। बाकी जो है सारी प्रोसेस 23% CO2, 70% CO2, इसमें हेल्प कौन प्रोवाइड कर रहा है? आरबीसी के द्वारा हेल्प की जाती है। अब इसी का जस्ट अपोजिट, जब वायु कोशिका या एल्वियोलाई में गैसों का एक्सचेंज होता है, इसी जो यहाँ प्रोसेस हमने पढ़ी है, इनका जस्ट अपोजिट प्रोसेस किसके अंदर पाई जाएगी? वायु कोशिकाओं के अंदर। क्योंकि वायु कोशिकाओं में कंडीशन अलग है। वायु कोशिकाओं के अंदर जो कंडीशन है वो जो ऊतक के अंदर जो कंडीशन थी उनसे डिफरेंट होती है। जैसे कंडीशन कैसे डिफरेंट होगी? वायु कोशिकाओं में PO2 की वैल्यू ज़्यादा है, PCO2 की वैल्यू कम है। जबकि टिश्यू में क्या था? PCO2 की वैल्यू ज़्यादा थी, PO2 की वैल्यू कम थी। तो एक कंडीशन के अंदर जो डिफरेंसेज पाए जा रहे हैं, जो अंतर मिल रहे हैं, उन अंतरों के कारण यहाँ इसी की रिवर्स प्रोसेसेज यहाँ संपन्न होगी। अब 7% CO2 यहाँ आई थी, भाई टिश्यू में आई, टिश्यू से ब्लड में आ गई, ब्लड के प्लाज्मा में, प्लाज्मा ने क्या किया? उसको वो परिवहित करके एल्वियोलाई तक ले गया। 7% CO2 यहाँ आई, 7% CO2 को वायु कोशिका से बाहर एनवायरनमेंट में निकाल दिया जाएगा। वातावरण के अंदर निकल जाएगी, एनवायरनमेंट में चली जाएगी। 23% जो CO2 थी किस रूप में चली थी? वहाँ से HbCO2, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। तो कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन आया वायु कोशिका के अंदर। वायु कोशिका में क्या आया? HbCO2। HbCO2 जब वायु कोशिका के अंदर आया, कंडीशन यहाँ पर अलग थी, कंडीशन यहाँ पर डिफरेंट थी। PO2 की वैल्यू यहाँ ज़्यादा है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा बंधुता दर्शाता है।
उसकी ज़्यादा बंधुता ऑक्सीजन के साथ है, वायु कूपिका में ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो HbCO2 किसके अंदर टूट जाता है, Hb प्लस CO2 हीमोग्लोबिन और CO2 में। CO2 यहाँ पर मिल गई, इस CO2 को भी एल्वियोलाई के माध्यम से बाहर एनवायरनमेंट में निकाल दिया जाता है। यहाँ तक की प्रोसेस हो गई। 7% का ये हो गया, 23% CO2 को इस तरह से बाहर निकाल दिया गया। यहाँ कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आती है। अब ये जो इफेक्ट है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीमोग्लोबिन की बंधुता का कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कम हो जाना, इसे हेल्डाने प्रभाव कहते हैं। ये जो इफेक्ट हमको दिखाई दिया है, ऑक्सीजन जो है उसकी मात्रा ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन की CO2 से बंधुता हट गई, हीमोग्लोबिन ने CO2 को छोड़ दिया, इसलिए इस प्रभाव को, इस इफेक्ट को हम किस नाम से जानते हैं, हेल्डाने इफेक्ट, हेल्डाने प्रभाव के नाम से इसे जाना जाता है। और ये बोहर इफेक्ट का जस्ट अपोजिट इफेक्ट है। बोहर इफेक्ट हमने पढ़ा था ऑक्सीजन के परिवहन में, उसका जस्ट अपोजिट इफेक्ट ये है जिसे हेल्डाने इफेक्ट कहा जाता है। आगे इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक क्लोराइड विस्थापन यह याद रखना है, यहाँ जो इफेक्ट दिखाई दे रहा है उसे हम कौन सा प्रभाव बोल सकते हैं, हेल्डाने प्रभाव। ये हेल्डाने प्रभाव यहाँ पर दिखाई देगा। क्लोराइड शिफ्ट हमें यहाँ पर दिखाई दिया था, क्लोराइड शिफ्ट हमें यहाँ पर दिखाई दिया है। आगे इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। हेल्डाने इफेक्ट यहाँ खत्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है, जो हमारे ऊतक के अंदर CO2H2O ने जुड़े H2CO3 को बाहर निकाला प्लाज्मा में। H2CO3 किससे जुड़ा, सोडियम से, सोडियम बाइकार्बोनेट बना। यहाँ पर जब सोडियम बाइकार्बोनेट आएगा, वायु कूपिका के अंदर जब सोडियम बाइकार्बोनेट आता है, कंडीशन टिश्यू से अलग है, इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम में और बाइकार्बोनेट में डिवाइड हो जाएगा। तो RBC के अंदर कौन सा आयन आ जाता है, बाइकार्बोनेट, HCO3 माइनस आयन। बाइकार्बोनेट कहाँ से आया, ब्लड जब लेकर आया सोडियम बाइकार्बोनेट को, ऊतक के अंदर जो अवस्था थी, कंडीशन थी, उनसे अलग कंडीशन इसके अंदर मिली उसको वायु कूपिका में, इसलिए सोडियम अलग हो गया, बाइकार्बोनेट आयन अलग हो गया, वहाँ से बाइकार्बोनेट आयन आया। इसी समय पर जो हीमोग्लोबिन था, यहाँ पर हमने देखा था HbO2 Hb और ऑक्सीजन के अंदर टूटा था। अब क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, और जो हीमोग्लोबिन के पास H था, हाइड्रोजन आयन था, उसको इसके द्वारा क्या कर दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाता है। हीमोग्लोबिन ने इसको अलग कर दिया, Hb प्लस O2 ये किसके साथ अटैच होकर इसने क्या बना दिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया। जस्ट अपोजिट प्रोसेस, यहाँ HbO2 टूटा था, यहाँ पर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देंगे। यहाँ जो Hb के पास H आयन था, उस H आयन को यहाँ पर फ्री कर दिया इसने, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, ये H हटेगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। अब दोनों हमारे पास है, H प्लस आयन है, HCO3 माइनस आयन है, दोनों आपस में जुड़ते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में जुड़ते हैं, CAH। पूरा नाम अभी मैंने बताया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में दोनों जुड़ जाते हैं। दोनों के जुड़ने से क्या बनेगा, H2CO3। H2CO3 का फॉर्मेशन हुआ, कार्बोनिक एसिड बना। ये कार्बोनिक एसिड CAH एंजाइम की प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में H प्लस और किसके अंदर डिवाइड हो जाता है, CO2 के अंदर। H प्लस के अंदर ये टूट जाएगा, और किसके अंदर टूट जाता है, ये H2CO3 CO2 के अंदर डिवाइड हो जाता है। इस CO2 को एल्वियोलाई के द्वारा या वायु कूपिकाओं के द्वारा बाहर भेज दिया जाता है।
तो यहाँ पर जो CO2 है 7% CO2 तो डायरेक्ट प्लाज्मा में घुलकर आई, उसको एनवायरनमेंट के अंदर वायु कोशिका से भेज दिया। 23% जो CO2 है किसके रूप में आई थी, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। यहाँ हेल्डाने इफेक्ट हुआ, हेल्डाने इफेक्ट के कारण ये दोनों अलग हुए, Hb अलग हुआ, CO2 अलग हुआ, इस CO2 को भी बाहर रिलीज कर दिया। तीसरी प्रोसेस इसके अंदर क्या हुई, यहाँ पर जो SCO3 और H+ आयन थे उनने आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन किया, H2CO3 का, और H2CO3 H2O और CO2 के अंदर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। H2CO3 किस में डिवाइड हो गया, H2CO2, CO2 फ्री हो गई। इस CO2 को फिर बाहर जो वायु कोशिका थी उससे वातावरण के अंदर रिलीज कर दिया गया। तो इस प्रोसेस के माध्यम से गैसों में CO2 का जो एक्सचेंज या विनिमय है वह कंप्लीट होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन इस तरह से संपन्न होगा। दो विशेष घटनाओं को यहाँ पर याद हमें रखना है, एक है क्लोराइड शिफ्ट, एक यहाँ पर घटना होती है क्लोराइड शिफ्ट, या इसे ही बोला जाता है हैम्बर्गर परिघटना, हैम्बर्गर इफेक्ट भी इसे हम बोल सकते हैं। दूसरी जो यहाँ पर होती है वायु कोशिका या एल्वियोली में, वो होता है हेल्डाने इफेक्ट, हेल्डाने प्रभाव। अब दोनों क्या होते हैं, क्लोराइड शिफ्ट का मतलब ये है आरबीसी में जब बाइकार्बोनेट आयन बने, उन बाइकार्बोनेट आयनों को प्लाज्मा में भेज दिया, ये पूरा प्लाज्मा है, ये पूरा भाग प्लाज्मा है, तो इन बाइकार्बोनेट आयनों को प्लाज्मा में भेजा, प्लाज्मा से क्लोराइड आयनों को किधर लेकर आया गया, आरबीसी में, या क्लोराइड का शिफ्ट किया गया है। एंटीपोर्ट ये प्रोसेस है। एंटीपोर्ट इसलिए बोला है, एक आयन बाहर जा रहा है उसके बदले में एक आयन अंदर आ रहा है, तो ये क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर परिघटना के नाम से इसे जाना जाता है। हेल्डाने इफेक्ट क्या है, ऑक्सीजन का दाब अधिक होने पर, PO2 का दाब अधिक होने पर कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन और CO2 में टूट जाता है, यानी हीमोग्लोबिन की बंधुता एफिनिटी CO2 के साथ जुड़ने की कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, इस इफेक्ट को हम हेल्डाने इफेक्ट या हेल्डाने प्रभाव कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस के माध्यम से CO2 का परिवहन ऊतकों से वायु कोशिका में होगा, और वायु कोशिका में से CO2 को एनवायरनमेंट के अंदर बाहर निकाल दिया जाता है। तो CO2 के परिवहन के बारे में आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो गैसों का परिवहन यहाँ पर कंप्लीट है, ऑक्सीजन का परिवहन हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आज CO2 के परिवहन के बारे में हमने पढ़ा है। एक बार पहले हम तीनों इफेक्ट, पहला इफेक्ट हमने पढ़ा था ऑक्सीजन के परिवहन के बारे में, उसमें पढ़ा था बोहर इफेक्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर एक क्लोराइड शिफ्ट के बारे में और हेल्डाने प्रभाव के बारे में हम नेक्स्ट नियमन, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है, उसको कंट्रोल किस तरह से किया जाता है, उसके बारे में हमें आज के लेक्चर के अंदर पढ़ना है कि श्वसन जो प्रोसेस है उसका नियमन किस प्रकार से संपन्न होगा। अब श्वसन के नियमन में सबसे फर्स्ट पॉइंट, जो श्वसन की प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने का काम हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के अंदर पाए जाने वाले कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर है जो श्वसन दर को नियमित करेंगे, यानी श्वसन के नियमन केंद्र कहाँ पर उपस्थित होते हैं, मस्तिष्क में। आगे पढ़ेंगे हम, एक को बोला जाता है पॉन्स, एक को बोला जाता है मेडुला। दो केंद्र हैं जो मस्तिष्क के अंदर पाए जा रहे हैं। श्वसन के नियमन केंद्र मस्तिष्क में है। फर्स्ट का नाम क्या है, पॉन्स, फर्स्ट को हम बोलते हैं पॉन्स, और दूसरे को बोला जाता है मेडुला। इन दो सेंटर के द्वारा श्वसन दर को कंट्रोल किया जाता है। अब श्वसन की जो दर है वो प्रभावित किन किन से होती है, श्वसन दर को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, श्वसन दर को
प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? फर्स्ट तो होता है जब हम फीवर की कंडीशन जब हमारे अंदर होती है, बुखार की कंडीशन में श्वसन दर तेज हो जाती है। सेकंड, जब टेम्परेचर ज़्यादा है, तापमान अधिक है, तो श्वसन दर क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। थर्ड, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसके कारण भी जो श्वसन दर है, रेस्पिरेटर का जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी दर है, वो कम हो जाती है। तो ये कुछ मेन कारण है, बुखार, तापमान, ऑक्सीजन की कमी। एक फोर्थ कारक हो सकता है एक्सरसाइज, व्यायाम के समय भी श्वसन दर क्या होती है? प्रभावित होती है, तेज गति से श्वसन क्रिया की जाती है। तो ये मेन रीजन से बुखार, तापमान, ऑक्सीजन की कमी, व्यायाम, इनके कारण ये श्वसन दर को प्रभावित करते हैं। अब सेंटर्स के बारे में हमको पढ़ना है कि किस तरह से ये प्रभावित करेंगे। तो उसके लिए श्वसन दर को प्रभावित कर क्यों, यानी श्वसन की दर का नियमन क्यों किया जा रहा है? तो उसका रीज़न क्या है? श्वसन दर को नियमित करने का कारण कि हमारी जो आर्टरी का ब्लड है, आर्टरी मीन्स धमनी का जो ब्लड है, उसके अंदर PO2 और PCO2 की मात्रा को संतुलित बनाए रखने के लिए श्वसन दर का नियमन किया जाता है। श्वसन का नियमन क्यों किया जाता है? आर्टरी के ब्लड में, आर्टरी बोला जाता है धमनी को, आर्टरी के रक्त में PO2 व PCO2 का संतुलन बनाए रखने के लिए, संतुलन बनाने के लिए श्वसन क्रिया का नियमन किया जाता है, श्वसन दर को कंट्रोल करने का काम किया जाता है। क्यों हो रहा है उसका रीज़न हमने बता दिया, PO2 और CO2 को बैलेंस बनाए रखना है, उसके लिए श्वसन दर को कंट्रोल करने का काम, नियमित करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, अब जब श्वसन दर के नियमन की हम बात करते हैं तो 3 मेजर इफेक्ट, ये जो कंट्रोल करने वाला केंद्र है, श्वसन के नियमन केंद्र है, इसको 3 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। अब 3 पार्ट्स इसके कौन कौन से होते हैं श्वसन दर को नियमन करने वाले, उनको हम समझते हैं। श्वसन नियमन जो केंद्र है, श्वसन नियमन केंद्र, श्वसन नियमन क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, उसको हम समझने के लिए 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है इसका सेंसर्स, सबसे फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो कौन सा है? सेंसर्स। सेकंड पार्ट होता है सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट, कंट्रोलिंग यूनिट, सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट होगी। थर्ड पार्ट होता है इफेक्टर, जिनको ये प्रभावित करेंगे उन्हें बोला जाता है इफेक्टर। सेंसर्स क्या होते हैं? सेंसर्स सीधे से ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसी संरचनाएं जो सेंस करेगी, यानी हमारा जो आर्टरी का ब्लड है या ब्लड के अंदर कोई चेंज जो हुआ है उसको पता लगाने का काम, सूचना को प्राप्त करने का काम जो करते हैं वो सेंसर्स हैं। ये सेंसर्स अपने मैसेजेज को कहाँ भेजेंगे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन में। अभी मैंने बताया था मस्तिष्क में पॉन्स और मेडुला वहाँ पर भेजते हैं, इसको बोला जाता है इनपुट, यानी सूचनाओं को भेजा जा रहा है, इस प्रोसेस को बोलेंगे इनपुट। सूचना सेंसर से सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट के पास जाएगी, पॉन्स और मेडुला के पास जाएगी, वो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग मैसेजेस देते हैं इफेक्टर्स को, जिसे हम बोल सकते हैं आउटपुट। इनके द्वारा जो मैसेज दिया जाता है प्रभावित ऑर्गन को, इफेक्टर कौन कौन से होंगे अभी हम पढ़ेंगे, जो श्वसन दर को कंट्रोल करेंगे, उनको जो मैसेज देंगे उसे हम बोलते हैं आउटपुट। आउटपुट जब मिलेगा तो इफेक्टर के अंदर कुछ चेंजेज होंगे, वो श्वसन को या
रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे, जिसका पता किसको चलता है? सेंसर्स को। यानी इफेक्टर जब काम करते हैं, श्वसन दर को जब नियमन कर लिया जाता है, उसका पता सेंसर्स को लगता है, तो सेंसर उस मैसेज को सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट को भेजना बंद कर देते हैं। इस प्रोसेस से श्वसन दर का नियमन होता है। श्वसन नियमन की क्रिया इस प्रकार से संपन्न होगी। अब इसके अंदर सेंसर्स के अंदर प्रमुख कौन से हैं? फर्स्ट होते हैं कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर हैं। कीमो रिसेप्टर के भी दो टाइप हो सकते हैं। कीमो रिसेप्टर में फर्स्ट टाइप होगा केंद्रीय कीमो रिसेप्टर, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, केंद्रीय कीमो रिसेप्टर। दूसरे होते हैं पेरिफेरल या परिधीय कीमो रिसेप्टर, परिधीय कीमो रिसेप्टर। तो टू टाइप्स के हो सकते हैं, एक केंद्रीय और दूसरे वाले कौन से होंगे? परिधीय कीमो रिसेप्टर इसके अंदर पाए जाते हैं। तो एक केंद्रीय और दूसरे वाले कौन से होंगे? परिधीय। इसके अलावा पल्मोनरी कीमो रिसेप्टर, पल्मोनरी रिसेप्टर भी होते हैं, पल्मोनरी रिसेप्टर। पल्मोनरी रिसेप्टर जो हमारे लंग्स से रिलेटेड है, उनसे रिलेटेड रिसेप्टर पल्मोनरी रिसेप्टर कहलाते हैं, पल्मोनरी रिसेप्टर होंगे। ये काम ये करते हैं, सूचनाओं को लेने का काम करेंगे। अब आगे पढ़ेंगे इनके अंदर क्या क्या होता है। सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट के अंदर एक ब्रेन स्टेम वाला भाग है। ब्रेन के अंदर एक भाग पाया जाता है, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जो है वो बना हुआ होता है एक तो पॉन्स से और दूसरा किससे बना होता है? मेड्यूला से। इन दोनों से मिलकर बनी संरचना को ही बोलते हैं ब्रेन स्टेम। वो श्वसन की क्रिया के अंदर सेंट्रल कौन सी यूनिट है? कंट्रोलिंग यूनिट है। इफेक्टर जो होते हैं मसल्स इसके अंदर होगी, जैसे पहला तो डायफ्राम, डायफ्राम इसके अंदर आएगा। सेकंड एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल पेशियाँ या मसल्स जो होती है वो इसके अंदर आती हैं। इसके अलावा जो सहायक पेशियाँ हैं, एक्सेसरी जो मसल्स हैं वो इसके अंदर आएगी, सहायक पेशियाँ। तो ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने की पूरी प्रोसेस है, किस तरह से संपन्न होगी ये हमने पूरी इस प्रोसेस के मीडियम से देखा है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस का कंट्रोल किस तरह से किया जाएगा। सेंसर्स सूचना को कलेक्ट करते हैं, ब्लड के अंदर CO2 ज़्यादा है, O2 कम है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, pH कम है। इस मैसेज को ये सेंस करेंगे, मैसेज को सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट के पास भेजेंगे। सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट उसके आधार पर आउटपुट देगी, वो इफेक्टर के पास जाएगा। इफेक्टर में डायफ्राम, एब्डोमिनल मसल, सहायक पेशियाँ हैं। इनके पास जब उसके अनुसार जो संदेश आएगा उसके अकॉर्डिंग ये अपनी प्रोसेस करते हैं। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, सहायक पेशियों में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मिलेगा, जिससे जो इनहेलेशन है, जो लेने की ऑक्सीजन को अंदर लेने की प्रोसेस है, उसको बढ़ा दिया जाता है। तो ये हमारे श्वसन नियमन केंद्र का एक मेन बेसिक पार्ट है कि किन किन भागों से इस श्वसन की क्रिया का नियमन किया जाता है। इसके बाद सबसे हमको पहले पढ़ना है केंद्रीय कीमो रिसेप्टर क्या है, फिर परिधीय कीमो रिसेप्टर क्या है। पल्मोनरी रिसेप्टर इतना ज़्यादा इसके अंदर योगदान नहीं देते हैं, तो ये दो के बारे में हमें स्टडी करना है, केंद्रीय और परिधीय कीमो रिसेप्टर के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारी इसके अंदर हेडिंग है कीमो रिसेप्टर्स, और कीमो रिसेप्टर में भी सबसे फर्स्ट कौन से हैं? केंद्रीय कीमो रिसेप्टर, केंद्रीय कीमो रिसेप्टर। केंद्रीय कीमो रिसेप्टर क्या है? केंद्रीय कीमो रिसेप्टर जो हमारा ब्रेन का भाग है, ब्रेन में एक ब्रेन स्टेम वाला पार्ट है। ब्रेन स्टेम का निर्माण किस किस से हो रहा है? एक तो स्ट्रक्चर है पॉन्स, दूसरी स्ट्रक्चर है मेड्यूला। इन दो स्ट्रक्चर से बन रहा है। तो पॉन्स और मेड्यूला के पास में केंद्रीय कीमो रिसेप्टर मिलते हैं, यानी केंद्रीय कीमो रिसेप्टर ब्रेन स्टेम या पॉन्स और मेडुला के पास में पाए जाते हैं। पहला पॉइंट इसका क्या है?
ये ब्रेन स्टेम, पॉन्स व मेडुला। ब्रेन स्टेम किन से बना होता है? पॉन्स और मेडुला से। तो ब्रेन स्टेम पॉन्स और मेडुला के पास स्थित होते हैं, के पास स्थित है, इसके अंदर नहीं मिलेंगे। कीमो रिसेप्टर ब्रेन स्टेम में नहीं मिलते हैं, उसके पास में स्थित होंगे तथा ब्रेन स्टेम से कनेक्ट होते हैं, ब्रेन स्टेम से कनेक्ट होते हैं या जुड़े रहते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर हमको ये याद रखना है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेंट्रल जो कीमो रिसेप्टर है, केंद्रीय जो कीमो रिसेप्टर है, ये केंद्रीय कीमो रिसेप्टर PO2 जो है उसके लिए ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होते। PO2 का ऑक्सीजन की कमी को बोलते हैं हम हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया जो शब्द है उसका मतलब है ऑक्सीजन की कमी, उसका प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है। इन पर जो मेन इफेक्ट है वो CO2 का और H+ आयनों का पड़ेगा। CO2 का भी डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता है। CO2 जब ज़्यादा हो जाएगी ब्लड के अंदर तो वो कार्बोनिक एसिड बनाएगी। कार्बोनिक एसिड जो है वो टूटेगा हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में। तो जो हाइड्रोजन आयन बनेगा CO2 की अधिकता से, उसका इफेक्ट पड़ता है। तो जो केंद्रीय कीमो रिसेप्टर है इन पर CO2 और H+ आयन से ये प्रभावित होते हैं, H+ आयन से ये प्रभावित होंगे। ऑक्सीजन की कमी पर ये प्रभावित नहीं होते हैं। ऑक्सीजन चाहे कितनी भी कम हमारी बॉडी के अंदर हो जाए, इन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेनली इन पर प्रभाव किसका पड़ता है? H+ आयनों का, क्योंकि ये जो H+ आयन है जो सेरेब्रो स्पाइरल फ्लूइड है उससे कहाँ पर एंटर हो जाते हैं? इनके अंदर कीमो रिसेप्टर के अंदर एंटर हो जाएंगे। CO2 एंटर नहीं हो पाती है, ऑक्सीजन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। CO2 इनडायरेक्ट रूप से इसको प्रभावित करती है, कार्बोनिक एसिड बनाएगी, कार्बोनिक एसिड से H+ आयनों को मुक्त करेगी, उनसे प्रभावित होंगे। इनसे प्रभावित होने के बाद क्या करते हैं केंद्रीय कीमो रिसेप्टर? ये जो मैसेज है, ये केंद्रीय कीमो रिसेप्टर मैसेजेज को, जो इनको जो भी सूचना प्राप्त हुई है उस मैसेजेज को पॉन्स और मेडुला या ब्रेन स्टेम के श्वसन नियमनकारी केंद्र में पहुंचा देंगे। श्वसन नियमनकारी केंद्र में पहुंचाया, वो उसके अकॉर्डिंग अपना क्या करेगा? काम करेगा। कैसे पहुंचाते हैं उसको हम अभी आगे स्टडी करेंगे। केंद्रीय कीमो रिसेप्टर सूचनाओं को कहाँ पर पहुंचा देते हैं? ब्रेन स्टेम में। तो ये पहले वाले हैं केंद्रीय कीमो रिसेप्टर जिन्हें बोला जाता है। सेकंड है हमारे दूसरे टाइप के हमने पढ़े थे परिधीय कीमो रिसेप्टर। परिधीय कीमो रिसेप्टर परिधीय कीमो रिसेप्टर इसके अंदर क्या होगा? परिधीय वाले में दो प्रकार के रिसेप्टर आते हैं। फर्स्ट वाला तो है कैरोटिड बॉडी और सेकंड इसके अंदर होता है एरोटिक बॉडी। कैरोटिक बॉडी और सेकंड का नाम क्या है? एरोटिक बॉडी। कैरोटिक बॉडी क्या है? जो कैरोटिक आर्टरी है वो ब्लड को लेकर जाती है ब्रेन तक, तो उस कैरोटिक आर्टरी में जो स्ट्रक्चर मिलेगी उसे बोलेंगे कैरोटिड बॉडी। एरोटिक बॉडी, एरोटा सबसे बड़ी जो महाधमनी है वो एरोटा है। एरोटा में जो ब्लड होगा उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती है जिन्हें एरोटिक बॉडी बोलते हैं। ये भी कैरोटिक बॉडी और एरोटिक बॉडी CO2 के लेवल को, ऑक्सीजन के लेवल को, H+ आयनों को सेंस करती है और इन मैसेजेज को कहाँ पर पहुँचाती है? ब्रेन स्टेम वाले पार्ट में पहुँचाएगी, जिसके अकॉर्डिंग ये रिएक्ट करते हैं। तो कैरोटिड बॉडी क्या है? किस में उपस्थित होती है? कैरोटिक आर्टरी में उपस्थित, कैरोटिक
आर्टरी में उपस्थित होगी और एरोटिक बॉडी, एरोटा या एरोटिक चाप जो पाया जाता है एरोटा में उपस्थित। एरोटिक बॉडी जो है 10th नर्व से, 10वीं तंत्रिका से जो भी परिवर्तन होंगे उन परिवर्तनों को कहाँ पहुँचाती है? ब्रेन स्टेम में। ब्रेन स्टेम में भी पॉन्स और मेडुला जो भाग है उनके अंदर एक में न्यूमोटैक्सिक सेंटर मिलेगा, पॉन्स वाले भाग के अंदर न्यूमोटैक्सिक सेंटर मिलेगा और मेडुला वाले भाग के अंदर जो रेस्पिरेशन की क्रिया है उसका केंद्र पाया जाता है। रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है तो वहाँ पहुँचाएगी, मेडुला में पहुँचाएगी, मेडुला को कंट्रोल पॉन्स करता है। अभी हम जनरल वे में लिख देते हैं कि 10th तंत्रिका किस में पहुँचा रही है? ब्रेन स्टेम में, 10th तंत्रिका से। कैरोटिड बॉडी जो मैसेज इसको मिलेंगे उनको 9th नर्व से या 9th तंत्रिका से किसके अंदर पहुंचाती है? मेडुला वाले भाग में, ब्रेन स्टेम के मेडुला भाग में। यहाँ भी ब्रेन स्टेम में कौन से भाग में भेजा जाता है? मेडुला भाग में। तो दोनों प्रकार के रिसेप्टर हो गए। तीसरा इसके अंदर पॉइंट ये, परिधीय जो रिसेप्टर है ये CO2 से भी इफेक्टेड होते हैं, CO2 की कमी अधिकता से भी इफेक्टेड होंगे, H+ आयनों से भी प्रभावित होते हैं और ऑक्सीजन से भी प्रभावित होंगे, ऑक्सीजन से भी ये प्रभावित होंगे। तो यहाँ केवल जो थे केंद्रीय कीमोरिसेप्टर ये केवल CO2 और H+ आयन से इफेक्टेड हो रहे थे। ये CO2, H+ आयन, ऑक्सीजन, इन सबसे परिधीय कीमोरिसेप्टर प्रभावित होते हैं। तो रिसेप्टर दोनों अभी हमने पढ़े, कीमोरिसेप्टर, एक सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, एक पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। अब जो पढ़ना है सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट, यानी जो ये श्वसन दर है उसको कंट्रोल करने का काम ब्रेन के कौन से हिस्से में हो रहा है। तो अभी इसके बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ चुके हैं। केंद्रीय कंट्रोलिंग यूनिट ब्रेन में उपस्थित ब्रेन स्टेम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ब्रेन स्टेम में दो पार्ट हैं, एक पार्ट जो है इसका पहले मेडुला लिखते हैं हम। पहला पार्ट है इसका मेडुला और दूसरा पार्ट इसका कौन सा है? पॉन्स है। दोनों से मिलकर ब्रेन स्टेम बनता है। मेडुला वाला जो भाग है, पॉन्स वाला भाग है, दोनों भाग आपस में मिले, आपस में मिलकर इन्होंने ब्रेन स्टेम बनाया और ये ब्रेन स्टेम या ये दोनों संरचनाएं ही श्वसन की दर का क्या कर रही है? रेगुलेशन कर रही है, नियमन कर रही है। मेडुला वाले भाग के अंदर श्वसन की जो रेट है, रेस्पिरेटरी जो रेट है, रेस्पिरेटरी जो रिदम है उसको कंट्रोल करने वाला भाग होता है। इसके अंदर रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर पाया जाता है। इसका पूरा नाम हम लिखें श्वसन नियमनकारी सेंटर, नियमनकारी केंद्र मिलेगा। किस वाले भाग में मिलता है? मेडुला में। RRC रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर इसके अंदर पाया जाएगा। पॉन्स वाले भाग के अंदर, जो पॉन्स वाला भाग है इसमें न्यूमोटैक्सिक सेंटर मिलेगा। न्यूमोटैक्सिक सेंटर या केंद्र इसमें पाया जाता है। दोनों के अंदर पाए जाने वाले सेंटर है RRC या श्वसन नियमनकारी केंद्र। जनरल कंडीशन में, जैसे जनरल कंडीशन में हम जो श्वास ले रहे हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। इसका काम क्या है? श्वसन क्रिया का नियमन करना। नाम में ये श्वसन नियमनकारी केंद्र है तो श्वसन क्रिया का नियमन इसके द्वारा किया जाएगा। इस श्वसन नियमनकारी केंद्र पर भी कंट्रोल करने का काम किसके द्वारा किया जाएगा? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। यानी ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है RRC पर, श्वसन नियमनकारी केंद्र पर, रेस्पिरेशन रिदमिक सेंटर पर नियंत्रण रखता है।
ये मास्टर है, ये इस मास्टर का भी मास्टर जो सेंटर वाला मास्टर का भी जो मास्टर है उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर होगा। दो तरह के सेंटर इनके अंदर प्रेजेंट है। मेडुला श्वसन को कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन को, कितनी क्वांटिटी में एयर को लेना है, कितनी में बाहर भेजना है, उसको नियंत्रित करेगा। पोन्स इस केंद्र को कंट्रोल करेगा कि इस केंद्र के कार्य में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, इसको चेक करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? पोन्स के न्यूमोटैक्सिक केंद्र द्वारा। और ये न्यूमोटैक्सिक केंद्र इसको कंट्रोल करने का, RRC को कंट्रोल करने का काम करता है। अब होगा क्या इसके अंदर? जब हमारे ब्लड के अंदर CO2 जो है, PCO2 की मात्रा या PCO2 क्या हो गया? अधिक। CO2 का आंशिक दाब क्या हुआ? बढ़ा। CO2 का आंशिक दाब बढ़ा, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब है वो क्या होगा? कम होगा। दोनों बढ़ेगा तभी CO2 का आंशिक दाब, जो ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होगा। H+ आयन जो है उनकी सांद्रता या कंसंट्रेशन या मात्रा क्या हुई? अधिक हुई। या इसे हम बोल सकते हैं pH जो वैल्यू है वो क्या हुई? कम हुई। ये ब्लड के अंदर ये प्रोसेसेस हुई। PCO2 अधिक हुआ, PO2 कम हुआ, H+ आयन अधिक हुए, या इसी का जस्ट H+ आयन जब अधिक होते हैं तो pH की वैल्यू कम हो जाती है, pH कम हुआ। तो इन संदेशों को, ये जो परिवर्तन हुए हैं, इनको किस केंद्र के द्वारा अभी हमने पढ़े थे जस्ट इससे पहले? ये तो कंट्रोल करने वाली यूनिट है। कुछ रसायन जो केमिकल्स पाए जा रहे हैं, केमिकल्स का पता लगाने वाले सेंटर हैं। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, एक सेंट्रल कीमो रिसेप्टर पढ़े हैं। तो परिधीय जो कीमो रिसेप्टर हैं, परिधीय कीमो रिसेप्टर को ये सूचना प्राप्त होती है। परिधीय कीमो रिसेप्टर अभी हमने पढ़े हैं, एक एरोटिड वाले होते हैं, एरोटिड बॉडी, एक कैरोटिड बॉडी, उनको मैसेज प्राप्त होगा। परिधीय कीमो रिसेप्टर इन मैसेजेज को जो नर्व्स है उनके थ्रू कहाँ पर पहुँचा देते हैं? सेंट्रल यूनिट जो है, कंट्रोलिंग यूनिट मेडुला के पास। ये इन मैसेजेज को मेडुला के पास पहुँचाएंगे। मेडुला के पास मैसेज आया, मेडुला के पास ये मैसेज आया PCO2 अधिक है, PO2 कम है, H+ आयन अधिक है, pH कम है। तो मेडुला क्या करता है? जो हमारी अंत्य श्वसन है या इंस्पिरेशन की जो क्रिया है, इंस्पिरेशन या इनहेलेशन की क्रिया को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाएगा मेडुला? जो मेडुला है वो मैसेजेस को किसके पास भेजेगा? डायफ्राम के पास, एब्डोमिनल मसल के पास और एक्सेसरी मसल के पास। इससे मैसेज किसके पास जाएंगे? डायफ्राम, एब्डोमिनल मसल, इफेक्टर के अंदर हमने इनको पढ़ा था अभी, एब्डोमिनल पेशियों के पास, और फिर किसके पास? जो सहायक जो पेशियाँ हैं उनके पास इसने मैसेजेस को भेज दिया। इनमें डायफ्राम, एब्डोमिनल मसल, सहायक पेशियाँ, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन होगा। कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन हुआ, डायफ्राम ऊपर की तरफ उठेगा, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा, फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा, फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा, ज़्यादा मात्रा में वायु को अंदर लिया जाएगा, यानी इनहेलेशन बढ़ जाता है। इनहेलेशन बढ़ना। तो ये प्रोसेस पाई जाती है श्वसन के नियमन में। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। PCO2 अधिक हुआ ब्लड के अंदर, और जनरली कौन से ब्लड के अंदर होता है? आर्टरी के ब्लड के अंदर। जो आर्टरी का ब्लड है, धमनी का जो रक्त है, उसके अंदर ये चेंजेज हुए। CO2 अधिक हुई, PCO2 अधिक हुई, PO2 कम हुई, H+ आयन अधिक हुए, pH जो वैल्यू है वो कम हुई। इनको परिधीय कीमो रिसेप्टर, परिधीय कीमो रिसेप्टर, कैरोटिड आर्टरी, और अभी बताए थे कैरोटिड आर्टरी, एक कैरोटिड बॉडी और एरोटिक बॉडी, इनके द्वारा इसको सेंस किया गया। इन्होंने इनको नर्व्स के थ्रू इन मैसेजेस को कहाँ पहुँचाया? मेडुला में।
मेड्यूला इंस्पिरेशन या इनहेलेशन को बढ़ाएगा। मेड्यूला अंदर वायु को लेने की क्रिया को बढ़ाएगा। किस तरह से बढ़ाता है मेड्यूला? डायफ्राम, एब्डोमिनल मसल, सहायक पेशियों को मैसेज भेजता है, जिसके कारण इनमें डायफ्राम, एब्डोमिनल मसल, इनके अंदर संकुचन होगा। इनके कॉन्ट्रैक्शन और संकुचन व शिथिलन दोनों तरह की प्रोसेस इनमें होती है। संकुचन शिथिलन की प्रोसेस होगी, जिसके कारण फेफड़ों का वॉल्यूम बढ़ता है, फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा। फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा, जगह ज़्यादा खाली होगी, बाहर से ज़्यादा एयर को लिया जाएगा। बाहर से एयर आएगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो CO2 की मात्रा कम हो जाएगी, H+ आयन की मात्रा कम हो जाएगी, pH वैल्यू है जो बैलेंस में आ जाएगी। इस तरह से श्वसन क्रिया का नियमन किया जाता है। अब फेफड़ों का जो आयतन है, फेफड़े भी हमारी बॉडी में एक निश्चित सीमा तक बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि इनके अंदर प्रसार हो गया तो एक कंडीशन ऐसी आ सकती है, कोलैप्स हो सकते हैं, फेफड़े फट सकते हैं। तो फेफड़ों को एक निश्चित सीमा तक फेफड़ों को आयतन को बढ़ाने के लिए या इसको कंट्रोल करने के लिए फेफड़ों में स्ट्रेच रिसेप्टर मिलते हैं। फेफड़ों में कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर। यानी जब ये प्रोसेस हो रही है, फेफड़ों का वॉल्यूम में आयतन बढ़ रहा है, एक लिमिटेड सीमा से आगे जब फेफड़े फैलते हैं तो उसके अंदर उपस्थित स्ट्रेच रिसेप्टर जो है वो एक्टिव हो जाता है। स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिव होंगे। ये स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करते हैं? नर्व के थ्रू मैसेज को कहाँ पर पहुँचा देंगे? मेड्यूला वाले भाग तक। ये स्ट्रेच रिसेप्टर नर्व के द्वारा संदेश को कहाँ पहुँचा देते हैं? मेड्यूला में। अब मेड्यूला में इसने जब मैसेज पहुंचाया तो इसका मीनिंग ये है कि फेफड़े जितनी उनकी क्षमता है उतना फैल चुके हैं। तो मेड्यूला यहाँ पर इनहिबिटरी कंट्रोल करता है, इनहिबिटरी कंट्रोल करेगा, इनहिबिटरी नियंत्रण करेगा, इनहिबिटरी कंट्रोल करेगा और फेफड़ों के फैलने को रोक देता है। फेफड़ों के फैलने को रोक देता है, तो यहाँ सीधा सा ध्यान ये रखना है, जो ये इनहेलेशन हुआ, फेफड़ों का जो आयतन है एक निश्चित सीमा तक बढ़ पाता है। ज़्यादा यदि बढ़ गया फेफड़े फट सकते हैं, बहुत ज़्यादा एयर उनके अंदर आगे फट सकते हैं। तो एक निश्चित सीमा तक जब ये फेफड़ों का वॉल्यूम बढ़ा, इनहेलेशन बढ़ा, स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिव हुए। ये स्ट्रेच रिसेप्टर जो है वेगस नर्व के थ्रू, नर्व होती है उसके थ्रू संदेश को मेड्यूला वाले भाग में, पॉन्स वाले भाग में भेजेंगे। ये इनहिबिटरी कंट्रोल करेंगे, उसका इनहिबिशन करेंगे। जो बाहर से एयर ली जा रही है, इनहेलेशन की जो प्रोसेस है जो बढ़ाई गई है, उसको ये क्या करेंगे? रोकने का काम करेंगे। इनहिबिटरी नियंत्रण होगा तो फेफड़ों के फैलने को रोक दिया जाता है। और इस तरह से हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया को कंट्रोल करने का, नियंत्रित करने का काम किया जाता है। थैंक यू।